क्या आप लोगों को मालूम है कि 2026 में मोबाइल फोन के रिचार्जेस के प्लान फिर से हाइक होने वाले हैं, लेकिन ये कुछ वैसे नहीं होने वाले जैसे एक जमाने में हुए थे। यानी कि आप लोगों को याद है 2024 में जब यहाँ पे प्राइसिंग हाइक हुई थी तब इन कंपनीज को काफी ज्यादा बैकलैश मिला था और एक ही दिन में इन कंपनीज ने जब अपने रेट बढ़ाए थे तो इसका इम्पैक्ट इधर ये पड़ा था कि जियो और एयरटेल दोनों के जो सब्सक्राइबर बेस था वो यहाँ पे गिरा था, जबकि BSNL जैसी कंपनी सरप्राइजिंगली सब्सक्राइबर बेस को गेन करके एक टाइम पे तो नंबर 1 पोजीशन उसने अचीव कर ली थी, जो कि बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग चीज था। लेकिन आज के जमाने में इन कंपनीज को पता है और आज के जमाने में इन कंपनीज की स्ट्रेटजी काफी ज्यादा अलग है। जैसे की बात करें कि आपको एकदम से कोई प्राइस हाइक देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये स्लोली रहेगा और बाय द एंड ऑफ 2026 ये प्राइस हाइक हो चुका होगा। यानी कि अगर मैं कुछ सिंपल भाषा में बात करूं, जैसे कि 1.5 GB पर डे वाले जितने भी प्लान्स रहते हैं उनके अंदर प्राइस है 40 रुपीज से लेकर 60 रुपीज तक हो सकता है। धीरे धीरे जो कंपनीज है वो अपने जो बेस प्लान्स होते हैं उनको धीरे धीरे यहाँ पे फिनिश कर रही है और धीरे धीरे अपने प्लान्स को ट्विक कर रही है। यानी कि ऐसा नहीं कि एक साथ एक दिन में आपको नए प्लान्स देखने को मिले, एक प्लान को एक बार में उठाया जा रहा है, उसे ट्विक किया जा रहा है और धीरे धीरे कंपनीज इस तरीके से प्लान्स को एडजस्ट कर रही है कि 1-1.5 साल के अंदर अंदर आपके सभी के प्लान्स थोड़ा सा ज्यादा पैसा देने को लगे। यानी कि इस बार प्राइस हाइक बहुत ही ज्यादा लाउड नहीं साइलेंट होने वाला है। यानी कि आपको बिना बताए आपके ही रिचार्जेस से ज्यादा पैसा लेंगे। और सिर्फ इतनी बात नहीं है, सिर्फ प्लान्स हाइक करने का और भी कई सारी चीजें इनके पास, जैसे कि अलग अलग OTT सब्सक्रिप्शन एप्स और अलग अलग टेलीकॉम ऑपरेटर जो सर्विसेज प्रोवाइड करते तो उनको भी रिड्यूस करना, जैसे कि मल्टीपल OTT उसमें से किसी चीज को गायब कर देना, लेकिन प्लान की जो प्राइसिंग रहती है वो यहाँ पे एग्जैक्ट सेम रखना, ये चीज भी इन्होंने करी है। इवन बहुत ही अच्छा एग्जांपल बता सकता हूँ, रिसेंटली आप लोगों को मालूम है कि जनवरी 2026 में एयरटेल ने परप्लेक्सिटी ऑफर साइलेंटली विड्रॉ कर लिया। यानी कि लास्ट ईयर एयरटेल अपना परप्लेक्सिटी ऑफर लाई थी जिसके अंदर एयरटेल अपने यूजर्स को यहाँ पे फ्री में परप्लेक्सिटी AI का सब्सक्रिप्शन दे रही थी 1 साल का, लेकिन ये सब्सक्रिप्शन एकदम से रिमूव हो जाता है और एकदम से जितने भी लोग परप्लेक्सिटी का एयरटेल ऑफर यूज कर रहे थे उनको यहाँ पे ईमेल आता है कि आपको अपनी बैंक डिटेल्स वगैरह जमा करानी पड़ेंगी, यानी कि क्रेडिट कार्ड या ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी पेमेंट्स की, और उसके बाद आप फ्री में यूज कर सकते हो। लेकिन जैसे ही अगर आपका फ्री ऑफर खत्म होगा ऑटोमेटिक पैसा आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएगा। यानी कि एक सिंपल सा तरीका ये था कि लोगों को अपने जाल में फंसाना है। हालांकि गूगल जेमिनी का अभी भी यहाँ पे फ्री ऑफर चल रहा है जियो के साथ, लेकिन कब तक चलेगा इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो देखा जाए तो ये सारी कंपनीज काफी ज्यादा स्मार्टली यहाँ पे खेल रही है। इसके साथ ही बात करें तो सिर्फ इनका यही प्लान नहीं कि प्राइसेस हाइक करना, इनके और भी प्लान है, जैसे कि जो फ्री 5G वाला ऑफर है वो धीरे धीरे अपने महंगे और प्रीमियम प्लान्स में लेकर आना। इसके साथ ही लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग बंडल्स यहाँ पे बना रही है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे एयरटेल वाले अडोबी एक्सप्रेस प्रीमियम को भी इंक्लूड कर रहे हैं अपने अंदर। यानी कि अलग अलग चीजें लोग कर रहे हैं जिस तरीके से लोग को ये लगे कि यार ये कंपनीज कुछ ना कुछ कर रही है, सब्सक्रिप्शन सर्विस भी लेकर आ रही है, हमें नई नई चीजें भी प्रोवाइड कर रही है और लोगों को ऐसा नहीं लगे कि उनसे ज्यादा पैसा लिया जा रहा है। ये बहुत ही छोटी सी स्ट्रेटेजी रहती है जिसे यहाँ पे जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया सभी कंपनीज यहाँ पे फॉलो कर रही है और इसीलिए मैं इसको एक लाउड प्राइस हाइक नहीं, इसे मैं साइलेंट प्राइस हाइक कर रहा हूँ। यानी कि 2026 के एंड तक ऑलरेडी 15 से 20% का हाइक यहाँ पर हो चुका होगा और हर एक कंपनी की अलग अलग कहानी चल रही है। सबसे पहले बात करते हैं लेटेस्ट TRAI के डेटा, क्योंकि इस समय दिसंबर 2025 का ही डेटा मार्केट में अवेलेबल और टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसे रिलीज किया था, जो ये कहता है कि दिसंबर 2025 के अंदर एयरटेल ने 5.4 मिलियन सब्सक्राइबर को ऐड किया, जो कि सबसे ज्यादा होता है। जियो ने 2.9 मिलियन सब्सक्राइबर ऐड करे, MTNL ने 2,500 सब्सक्राइबर को लूज किया, यहाँ तक कि BSNL जैसी कंपनी ने 2 लाख सब्सक्राइबर लूज करे और सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर जो लूज करे वो करे वोडाफोन आइडिया ने 9.4 लाख। जी हाँ, यानी कि अगर हम लोग देखें तो आज के समय में अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर लोग मोबाइल फोन की जो पुरानी सिम कार्ड्स वो ऑलरेडी यहाँ पे छोड़ना शुरू कर चुके हैं, कुछ लोग पोर्ट कर रहे हैं। लेकिन एक चीज मैंने ऑब्जर्व करी, कई सारी कंपनी जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहती थी वो पहुंच चुकी है। अब उनके सिम कार्ड ज्यादा नहीं बिक रहे, ना ही उनका मार्केट एक्सपेंड हो रहा है और ज्यादातर लोग इधर से उधर स्विच कर रहे हैं। नए सिम कार्ड जो इश्यूज, नए नंबर इश्यूज हो रहे थे वो भी धीरे धीरे काफी कम हो गए और जो पुराने नंबर थे वो धीरे धीरे डिस्कनेक्ट या पोर्ट हो रहे हैं, जिस वजह से मार्केट एक तरह से क्लीन अप फेज में जा रहा है। लेकिन एक बात समझ में आती है, इस वजह से इस पीक मैच्योरिटी जब अचीव कर ली सभी कंपनी ने तो इनका यहाँ पे ये जरूरी बनता है कि यहाँ पे अपने बिजनेस के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस लाएं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ज्यादातर कंपनीज एक तरह से पब्लिक लिस्टेड कंपनीज और इनको अपने शेयर होल्डर्स को जवाब देना पड़ता है और इन्हें ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाना है। इस वजह से सभी कंपनीज अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग चीजें यहाँ पे कर रही है। जैसे कि एयरटेल की बात करते हैं, एयरटेल आज के समय में AI पे कुछ ज्यादा फोकस करिए, जिस वजह से स्पैम कॉल, स्कैम कॉल डिटेक्शन जो रहता है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया ऐसे फीचर को, जो कि काफी अच्छी चीज है। इसके साथ ही गूगल के साथ ये लोग यहाँ पे पार्टनरशिप करे AI डेटा सेंटर के अंदर, यहाँ की तक के इंडिया का सबसे बड़ा लार्ज स्केल डेटा सेंटर बनाएंगे, जो कि काफी अच्छी चीज है। इसके साथ ही
एयरटेल वाले अलग अलग एप्स, एयरटेल डिजिटल टीवी और एयरटेल अपना जो फाइबर ब्रॉडबैंड रहता है उस पर भी यहाँ पे फोकस कर रहा है और धीरे धीरे 5G स्टैंडअलोन नेटवर्क पर भी यहाँ पे काम कर रहा है, जो कि देख के काफी सही लगता है। और एयरटेल के बारे में बात करूं तो 2025 तक इसका जो टोटल सब्सक्राइबर बेस से मोबाइल फोन और फिक्स्ड वायरलेस का वो होता है 304 मिलियन का, जो कि काफी अच्छी चीज है। हालांकि एयरटेल के साथ एक छोटी सी चीज है, ये हल्का सा अपने आपको प्रीमियम की तरफ खिसका रहा है और यहाँ पे ये अट्रैक्ट कर रहा है कि लोगों को हम कैसे ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज, ज्यादा से ज्यादा चीजें कैसे बेचे, और एयरटेल ब्लैक जैसी सर्विसेज को यूज करके अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन वही बात करें अगर मैं जियो की, तो जियो की कहानी बहुत अलग है। जियो इंडिया में इस समय सबसे नंबर 1 सब्सक्राइबर है। हालांकि दिसंबर के महीने में एयरटेल ने सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर बेस को गेन किया हो, लेकिन जियो के ओवरऑल अगर मैं बात करूं यहाँ पे मोबाइल और वायरलेस ब्रॉडबैंड मिला के तो तकरीबन 500 मिलियन यानी कि 50 करोड़ से ज्यादा यूजर है उसके पास। और यहाँ तक की बात करूं अगर मैं फिक्स्ड ब्रॉडबैंड इंटरनेट, जो फाइबर इंटरनेट आपके घर पे आता है, उसमें भी जियो नंबर 1 है 13.8 मिलियन यूजर के साथ। और अब जियो ये प्लान कर रहा है कि कैसे नेक्स्ट लेवल पे लेकर आ जाए। और जियो और एयरटेल दोनों कंपनीज का अगर आपको याद है तो इन्होंने स्टारलिंक जैसी कंपनी से पार्टनरशिप करी थी और बोला था कि इंडिया में स्टारलिंक को ये लोग इंट्रोड्यूस करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इंडिया में स्टारलिंक अगर आएगा भी ना तो ऐसा नहीं होगा कि बिजनेस टू कस्टमर है, क्योंकि हमने इस तरीके की चीजें बहुत देखी है। यहाँ पे रिसेंटली प्लान्स भी लीक हुए थे स्टारलिंक के, जो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव थे, और उसके बाद कंपनी ने बोल दिया कि ये प्लेस्ड होल्डर है, इस तरीके के प्लान्स नहीं आने वाले। लेकिन आपको एक बात बता सकता हूँ, स्टारलिंक इंडिया में आएगा तो बहुत बड़ा फेल हो सकता है यहाँ पे कस्टमर साइड के अंदर, क्योंकि यहाँ पर देखा तो इंडिविजुअल कस्टमर कभी भी इतना ज्यादा पे नहीं करने वाला यहाँ पे सैटेलाइट ब्रॉडबैंड इंटरनेट के लिए, जहाँ पे इसको इतना ज्यादा पैसा खर्च करना पड़े और उसे उतनी ज्यादा स्पीड ना मिले, क्योंकि यहाँ पे वो ये सोचेगा कि यहाँ पे मैं फ्री 5G को यूज कर देता हूँ, फाइबर ब्रॉडबैंड लगा लेता हूँ, इवन एयर फाइबर भी एक बेटर सॉल्यूशन उसको लग सकता है। लेकिन सैटेलाइट इंटरनेट इतना स्मार्ट सॉल्यूशन नहीं लगता। लेकिन स्टारलिंक मेरे को लगता है कि कभी भी कस्टमर सेंट्रिक नहीं होगा और ये दोनों कंपनीज जो है ना इसको B2B में खेलेंगी, यानी कि एक ऐसे ऑफिस में लगाएंगी जहाँ पे करंट 24/7 इंटरनेट की जरूरत है, कहीं भी फाइबर कट कोई भी डाउन टाइम महसूस नहीं कर सकता और बैकअप इंटरनेट की तरीके से काम करेगा। दूसरी चीज, स्टारलिंक काम करेगा उन रिमोट एरियाज में, ऐसी जगहों पे इंटरनेट प्रोवाइड करने के जहां तक बिजली की तार भी नहीं जा सकती, यहाँ तक कि फाइबर केबल भी नहीं जा सकती, यहाँ तक कि टावर तक नहीं पहुंच पा रहा, वहां तक अगर हमें इंटरनेट पहुंचाना, ऐसे रिमोट एरियाज, उन जगहों पर स्टारलिंक बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकता है। अब ऐसे एरियाज में आप सोचोगे स्टारलिंक लगा दिया और बिजली नहीं आ रही तो कैसे चलेगा, तो आप बता सकता हूँ कि यहाँ पे सोलर पैनल को यूज किया जा सकता है, विंड एनर्जी को यूज किया जा सकता है, जनरेटर्स को भी यूज किया जा सकता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनेगी और यहाँ पे स्टारलिंक की डायरेक्ट कनेक्टिविटी से सैटेलाइट इंटरनेट को निकाला जा सकता है। यानी कि उन अब जगह तक पहुंचना चाहती है दोनों कंपनी जहां तक अभी तक इनकी पहुंच नहीं थी, यानी कि वहां तक वायर नहीं जा सकती, मोबाइल टावर नहीं जा सकता, लेकिन वहां तक उन्हें इंटरनेट की फैसिलिटी पहुंचानी है। तो ये एक चीज पे जियो और एयरटेल दोनों काम करेंगे, लेकिन ये B2B स्पेस पे काम करेंगे, तो ये भी एक नया स्टेप रहेगा। इसके साथ ही जियो के बारे में बात करें तो जियो इन द एंड ऑफ द डे अब आज के समय में कोई टेलीकॉम कंपनी रहनी है। 2016 जिसे 10 साल हो चुके, वहां पे तब एक टेलीकॉम कंपनी थी, रिवोल्यूशन लेकर आई, सस्ते रेट में डेटा किया और इंडिया को कनेक्ट किया, ये बात अच्छी थी। लेकिन उसके बाद देखेंगे तो जियो बहुत सारी चीजें करते हैं, जियो की फाइनेंशियल सर्विसेज भी देखने को मिलती है, ऐसी एयरटेल भी अपना पेमेंट्स बैंक ले आता है। यहाँ तक की बात करें तो जियो AI में अलग अलग चीजों के ऊपर भी काम कर रहा है, जैसे जियो ब्रेन्स कहा जा रहा है, और भी यहाँ पे डेटा सेंटर बिल्ड कर रहा है, यानी कि अब AI कंपनी के रूप में भी है। इसके साथ ही एंटरटेनमेंट कंपनी के बारे में बात करें तो जियो हॉटस्टार को यहाँ पे ऑन करते हैं। हाल ही में T20 वर्ल्ड कप हुआ था तो यहाँ पे 6 करोड़ साइमल्टेनियस व्यूअर उसने अट्रैक्ट करे थे, और अब IPL भी आने वाला है तो IPL में भी जियो हॉटस्टार काम करेगा। इसके साथ ही इनका जियो स्टूडियोज जो फिल्में बनाता है, टीवी शोज बनाता है, वहां पे जियो काम कर रहा है। इसके साथ ही जियो के साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज इधर ये कि यहाँ पे ये कंपनी है ना आज के समय में अपने IPO पे काम कर रही है, और जब इसका IPO यहाँ पे रिलीज होगा तब पता चलेगा कि जियो के यहाँ पे और क्या फ्यूचर प्लान्स है। यानी कि बेसिकली जियो अब एक तरह से रिलायंस कंपनी के अंदर आती थी, लेकिन वहां से अलग होकर अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी यहाँ पे निकालेगी और यहाँ पे और बड़े तरीके से काम करेगी और शायद अपने बिजनेस को और फैलाए। हालांकि इसके IPO आने के बाद हमें यह पता चलेगा कि कंपनी के आखिर फ्यूचर प्लान्स के और किन चीजों पे लोग काम करना चाहते हैं, तो एक अच्छी चीज है। हालांकि सारी अच्छी चीजें जियो के साथ नहीं, तो कुछ खराब बातें भी बता सकता हूँ। जियो के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताऊं क्या, आज के समय में उनका कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट हिट नहीं हुआ। जियो ने मल्टीपल टाइम्स अपने स्मार्टफोन निकालने की कोशिश करी, उन्होंने जियो फोन निकाला, वो नहीं चला। आज के समय कंफर्मेशन बता सकता हूँ, आज के समय में जियो का स्मार्टफोन स्पेस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं, ना ही उसका कभी फोन आने वाला है। जो बेसिक जियो के फोन आते बटन वाले, वो बस उन लोगों के लिए बनाए गए, क्योंकि आज भी इंडिया में करोड़ों लोग ऐसे जो यहाँ पे सिर्फ एक 2G फोन को यूज करते हो और उन तक जियो पहुंचना चाहता है, जिस वजह से 4G फीचर फोन बनाता है, जिसके अंदर उसको UPI का पेमेंट और कुछ बेसिक एप्स का सपोर्ट दिया जाता है और बहुत ही अफोर्डेबल जियो फोन बनाता है। दैट्स इट। स्मार्टफोन स्पेस में उसे कभी कूदना नहीं है, ना ही कोई इसको यहाँ पे इंटरेस्ट है। यहाँ पे ये चीज तो मैं आपको क्लैरिटी के साथ बता सकता हूँ। इसके साथ अगली चीज आपको ये बता सकता हूँ कि जियो यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट निकालता है, लेकिन मार्केट में कभी हिट नहीं करते। एक टाइम पे जियो ने अपना VR हेडसेट, यहाँ तक कि जियो ग्लासेस के बारे में बताया
रखा था वो कभी नहीं आए। जियो फ्रेंड्स जो रेब एंड मेटा का एक कॉपी था वो कभी नहीं आ रहा, और जियो के जो प्रोडक्ट्स है वो कभी मार्केट में एंटर नहीं ले पाए। इवन जियो के पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, बहुत सारी चीजें, लेकिन ये चीजें मार्केट में कभी नहीं आ पाती। ये एक प्रॉब्लम है, और हार्डवेयर में लोग कभी भी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए, क्योंकि अक्सर क्या रहता है कि कई बार सस्ता करने के चक्कर में मार्केट के अंदर ये क्वालिटी काफी ज्यादा सब स्टैंडर्ड दे देते थे, जिस वजह से मार्केट में इनकी रेपुटेशन ऐसा हार्डवेयर कंपनी के रूप में नहीं है, लेकिन इंटरनेट हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, सर्विसेज हो गया, इन सब में लोग बहुत अच्छा खेल रहे हैं। लेकिन क्या पता आने वाले फ्यूचर में ये लोग हार्डवेयर के अंदर या एआई के अंदर कुछ भी काम कर सकते हैं, लेकिन इनके प्रोडक्ट्स तो बहुत अनाउंस होते हैं लेकिन मार्केट में आते नहीं है। ये एक छोटी सी प्रॉब्लम जियो के साथ यहाँ पे जुड़ी है। इसके अलावा बात कर तो वोडाफोन आइडिया देखा जाए तो इंडिया में आज के समय में तीसरा लार्जेस्ट सबसे बड़ा टेलीकॉम ऑपरेटर है। अगर इसके टोटल सब्सक्राइबर बेस के बारे में बात कर तो मोबाइल और फिक्स्ड वायरलेस के अंदर तकरीबन 128.46 मिलियन सब्सक्राइबर होते हैं, लेकिन दिसंबर के महीने में ही 9.8 लाख सब्सक्राइबर को उसने लूज किया है, जो कि बहुत ही सरप्राइजिंग चीज है, क्योंकि लगातार ये कंपनी सब्सक्राइबर को लूज कर रही है। और ऊपर से बात किया तो कंपनी के ऊपर काफी सारा कर्जा है, जो स्पेक्ट्रम के जो ड्यूज होते वो बचे, जो AGR ड्यूज होते वो भी काफी ज्यादा है। यहाँ तक कि रिसेंटली पता चला है कि इसको थोड़ा रिलीफ देने की कोशिश करी गवर्नमेंट, जिससे 27,000 करोड़ का जो कर्जा है वो थोड़ा माफ किया जा सके, और वो चीज गिर के आपके फिर 60,000 करोड़ रुपए हो जाएगी। यानी कंपनी के पास थोड़ा कर्जा है और उसको थोड़ा रिलीफ लेना चाहती है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बात करें तो ये कंपनी की हालत आज के समय में थोड़ी पतली है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि वोडाफोन आइडिया इंडिया से खत्म हो जाएगी। मैं आपको सिंपल सी बात बता सकता हूँ, वोडाफोन इंडिया आइडिया में रहेगी, क्योंकि वोडाफोन आइडिया का रहना इसलिए जरूरी, क्योंकि अगर वोडाफोन आइडिया यहाँ चली जाती है तो दो ही प्राइवेट टेलीकॉम प्लेयर्स बनेंगे, और वो फिर प्लेयर्स अपनी मनमानी यहाँ पे कर सकते हैं और अपने रेट्स काफी ज्यादा एग्रेसिव कर सकते हैं, अपने रेट्स को मन चाहे ढंग से बढ़ा सकते हैं, और ये चीज नुकसान पहुंचा सकती है। अगली इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे वोडाफोन आइडिया है ना धीरे धीरे 4G पे काम कर रही थी, और आज के समय में 5G को उसने अनाउंस कर दिया, और कुछ जगह इसका 5G ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन आपको एक बात बता सकता हूँ कि अभी भी पैन इंडिया लेवल पे इसका 5G हर जगह अवेलेबल नहीं है, तो वो एक नेगेटिव चीज है। उम्मीद करते हैं कि 2026 में ये लोग हर जगह अपना 5G लेकर आए। इसके साथ ही वोडाफोन आइडिया की कहानी में ट्विस्ट इधर ये कि आज के समय में ये B2C यानी कि बिजनेस टू कस्टमर से ज्यादा B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस पे फोकस करे, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट और ऐसी सर्विसेज क्रिएट करना है जो बिजनेसेस में यूज की जा सके। जिसकी बात करें ई-सिम पार्टनरशिप, बिजनेस टू बिजनेस पार्टनरशिप यहाँ पे ये लोग कर रहे हैं। जिस तरीके से कंपनी शायद लॉन्ग रन में सर्वाइव कर रहे हो, लेकिन फिर भी इस कंपनी की हालत थोड़ी सी खराब है, और शायद बिजनेस टू बिजनेस सेगमेंट ही से बचा सकता है। इसके साथ ही अगर स्टारलिंक जैसी के साथ पार्टनरशिप करे, इंटरनेट फाइबर के साथ पार्टनरशिप करे, और भी अलग अलग चीजें अगर ये लोग ट्राई करे तो शायद कुछ ना कुछ चीजें यहाँ पे चल सकती है। लेकिन हाँ, अगर आप लोग को ये लगता है कि ये कंपनी कुछ धमाकेदार ऑफर ले आएगी, या फिर ये कंपनी कुछ नया 6G ले आएगी, या कुछ भी इंटरेस्टिंग चीज ले आएगी, तो दोबारा से मार्केट में जियो एयरटेल को टक्कर दे देगी और लोग जियो एयरटेल को छोड़ के वोडाफोन आइडिया के सिम कार्ड लेंगे, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ऐसा कभी नहीं होने वाला है। वोडाफोन आइडिया के सिम कार्ड अब दोबारा से तो नहीं बिकने वाले। इनको अगर कुछ करना है तो किसी और डायरेक्शन में बहुत अच्छे तरीके से खेलना पड़ेगा। जो मोबाइल फोन सब्सक्राइबर वाली रेस थी वो बहुत ही ज्यादा पीछे यहाँ पर अब जा चुकी है। अब इन्हें दोबारा से रीइन्वेंट करने की जरूरत है, और शायद B2B वाला सेगमेंट में कर सकते हैं। और इसके बाद फाइनली अगर हम लोग बात करें तो हम बात कर सकते हैं BSNL की। लगभग 1 लाख 4G टावर BSNL का क्लेम है कि 2026 तक लगा देंगे, और ये लोग आज के समय में धीरे धीरे इंडिया में 4G को यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। हालांकि BSNL के साथ कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम मैं बता देता हूँ यार। BSNL अभी भी थोड़ी सी गवर्नमेंट सेंट्रिक और गवर्नमेंट के थ्रू ही काम करती है, जिस वजह से सरकारी काम में कई बार चीजें डिले हो जाती है। तो वही चीज BSNL के साथ है। 4G लाने में काफी ज्यादा डिले हो गया। 5G हम 2022 से देख रहे हैं, तो 5G के बारे में बोला गया है कि हाँ, जो हमारे 4G टावर है वो 5G कैपेबल भी है, वो 5G रेडी, बस सॉफ्टवेयर अपडेट का यूज करके 5G इनेबल करना है। लेकिन अभी भी 5G का प्रॉपर यूज केस आपको यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है, और 5G अभी BSNL का थोड़ा सा दूर है। इवन बात करें तो VoWiFi VoLTE जो टेक्नोलॉजी थी, ये हम कितने सालों से देख रहे हैं जियो और एयरटेल में, ये अब जाके यहाँ पे BSNL इंट्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ तक कि रिचार्जेस प्लान वगैरह को भी थोड़ा कस्टमाइज कर रहा है, अलग अलग चीजें कर रहा है। और यही देख के बता सकता हूँ कि BSNL की हालत आज के समय में काफी ज्यादा कमजोर है, यानी कि कस्टमर सेंट्रिक में BSNL को उतना ज्यादा भरोसा नहीं है। हालांकि BSNL अपने नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, पीछे से अपने टावर्स को एस्टैब्लिश कर रहा है, और ये भी कहा गया कि 23,000 नई 4G साइट्स को भी लगाएगा, यानी कि हर तरह से काम कर रहा है BSNL। लेकिन इन सब के बावजूद भी BSNL का जो यूजर बेस है ना, वो यहाँ पे सबसे कम है। सिर्फ 28.56 मिलियन होता है मोबाइल और फिक्स्ड वायरलेस का, और ये चीज बहुत ही ज्यादा कम रहती है। और दिसंबर के महीने में ही BSNL ने 2 लाख सब्सक्राइबर को लूज किया। लेकिन बात करें तो BSNL के पास गवर्नमेंट का सपोर्ट है। गवर्नमेंट इनको 3.2 लाख करोड़ रुपीस जो रहता है ना, उसका टोटल रिवाइवल सपोर्ट यहाँ पे दे रही है, यानी कि जिसके अंदर कुछ डेट होता है कंपनी के ऊपर वो हटाना, और जो स्पेक्ट्रम एलोकेट करना होता है वो देना, यानी कि कुछ स्पेक्ट्रम देना, कुछ कर्जा माफ कर दिया, जिस कारण से थोड़ा रिवाइवल उसे दिया गया ताकि ये कंपनी आगे लंबे समय तक सर्वाइव कर ले। और हाँ, एक टेलीकॉम ऑपरेटर इंडिया में
सरकारी भी यहाँ पर जिंदा रहे, क्योंकि आज भी देखा जाए तो BSNL यहाँ पर देखा तो गवर्नमेंट ऑफिसेज और भी कई जगह यहाँ पे काम करता है। इसके साथ ही इनका भारत नेट भी जो Tier 3 Tier 4 को कनेक्ट करता है, और कई सारी विलेजेस और ऐसी जगहों पे जब गवर्नमेंट की सर्विसेज और सरकारी ऑफिसेज तक इंटरनेट पहुंचाना, इन सब का काम करना है, तो वहां तक BSNL अभी भी यहाँ पे काम करता है। तो ये कुछ चीजें, हालांकि कंज्यूमर साइड के अंदर नॉर्मल लोग अब BSNL को इतना ज्यादा यूज नहीं करते। कई सारे लोगों ने कुछ समय के लिए BSNL के ऊपर पोर्ट हुए थे। एक टाइम पे लोगों को BSNL सबसे सस्ता लगा था, लेकिन यहाँ पे सर्विस क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, जिस वजह से जो लोग थे वो पीछे यहाँ पर वापस आ गए। हालांकि बात है कि BSNL को गवर्नमेंट अभी जिंदा रखेगी, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स और गवर्नमेंट की सर्विसेज के लिए यहाँ पे अभी भी काम होता रहेगा, और 5G भी BSNL की तरफ से देखने को मिलेगा, और हो सकता है शायद फ्यूचर में 6G भी मिले। लेकिन एक बात बता सकता हूँ कि BSNL के लिए हर एक चीज बहुत ज्यादा स्लो रहती है। एक सिंपल सा डिफरेंस ये कि जहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स बहुत ही जल्दी अडेप्ट करते, कोई भी नई चीज होती है वो जल्दी लेकर आते, लोगों तक सबसे पहले पहुंचाते हैं, अफोर्डेबल रेट में भी काम करते हैं। BSNL ऐसा है कि सरकारी ऑफिस जैसे काम करता है, जहाँ पे कोई फाइल आएगी तो धीरे से प्रोसेस होगी, कोई भी नई चीज आएगी तो उसके बारे में सोचेंगे, फिर काम करेंगे, फिर वहां पे काम होगा। ये एक चीज BSNL का माइंडसेट है, जो यहाँ पे आने वाले समय इसको चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि मार्केट जिस तरीके से बदल जाता है ना, रातों रात चीजें बदल जाती है, उस तरीके से BSNL मूव नहीं कर पाता। यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है BSNL के साथ। अगर BSNL इस प्रॉब्लम को अगर अच्छे तरीके से सॉल्व कर, तो कस्टमर के लिए भी एक अच्छा ऑल्टरनेटिव हो सकता है। लेकिन फिलहाल के तौर पे BSNL क्या है, ये तो आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। तो यार दोस्तों, ये था यार कुछ इंडिया के टेलीकॉम स्पेस में जो कहानी चल रही है, क्या प्राइस हाइक होने वाला है, बाकी कंपनीज के क्या प्लान्स है, और क्या क्या चीजें चल रही है मार्केट में, इसके बारे में बताया। बाकी आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा है जियो, वोडाफोन आइडिया, एयरटेल और BSNL इन सब के साथ, नीचे कमेंट बता सकते हैं। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।